हेलो एवरीवन। इस वीडियो में यूपीपीसी 2024 का प्रीलिम्स का जो पेपर है उसको आगे डिकोड करने वाला हूं। आपको पता है कि हर वीडियो में मैं 3 से 4 या 5 क्वेश्चंस को डिकोड करता हूं। उसकी जो थीम है वो रिपीटेड है या नई है, उससे आप क्या सीख सकते हो आगे के आने वाले एग्जाम जैसे कि आरओ का प्रीलिम्स और यूपीपीसी 2025 के प्रीलिम्स के लिए आप किस तरह से चीज़ों को तैयार कर सकते हो, क्या चीज़ें काम की पढ़नी है, क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है, उनको आप समझ सकते हो। तो आप इस क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। देखो, ये जो क्वेश्चन था इसमें आपको 4 विद्रोह दिए गए थे, यानी कि 4 रिवोल्ट दिए गए थे। पहला था पाइका, दूसरा था बरेली, तीसरा था मालाबार रिवोल्ट और चौथा था सिलहट रिवोल्ट। ठीक है। अब इसमें जो इनके नेतृत्व करता थे यानी कि जो लीडर थे उनके नाम दिए गए थे, जैसे कि अडाचना कुंगन, राधाराम, मुफ्ती मोहम्मद एवाज और जगबंधु विद्याधर महापात्र। अच्छा, अब ये जो थीम है ये रिपीटेड थी। कैसे थी रिपीटेड थी? देखो, ये जो विद्रोह हैं इसमें जैसे बरेली विद्रोह है या मलाबार विद्रोह है या पाइका विद्रोह, ये पहले भी पूछे जा चुके हैं। और ये जो पाइका विद्रोह वगैरह है ना, पहले होता क्या था कि जो विद्रोह हैं, रिवोल्ट हैं, इनके या तो जो लीडर है वो पूछता था, या लीडर के अलावा जो मेन चीज़ पूछता था वो ये पूछता था कि एक तो क्रोनोलॉजी में लगाने को पूछता था कि इन चारों में से कौन सा जो रिवोल्ट है वो पहले हुआ। रिवोल्ट के नाम बदले हो सकते हैं, लेकिन पाइका का विद्रोह मतलब बहुत कॉमन है। जैसे कोई ऐसे मतलब बड़ी बात नहीं है कि मतलब यही पूछा गया। और भी जो होते हैं वो इतने कोई नए से नहीं पूछता था, जो 10 12 15 20 मोस्ट पॉपुलर हैं वही पूछता था, ट्राइबल रिवोल्ट वगैरह। तो अब उसमें होता क्या था कि क्रोनोलॉजी में अगर दे देता था तो भी आपको कम से कम जो ईयर है वो पता होना चाहिए, कि जैसे अगर पाइका विद्रोह है तो ये किस साल हुआ है, बरेली विद्रोह किस साल हुआ है। और कभी कभी क्या करता था कि जो ये दिए गए हैं उनके ईयर की मैच द फॉलोइंग में दे देता था। यानी कि एक तो तरीका क्रोनोलॉजी वाला हो गया कि 4 विद्रोह दे दिए, उनको क्रोनोलॉजी में सेट करना है कि कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ। और एक होता था कि 4 विद्रोह दे दिए, उनके ईयर दे दिए, ठीक है, रिवोल्ट के। आपको उनमें मैच द फॉलोइंग में लगाना होता था कि कौन किसके साथ मिलता है। इसमें भी मैच द फॉलोइंग में दिया गया था। तो ये रिपीटेड थीम थी। अगर आपने कहीं ना कहीं पाइका विद्रोह को पढ़ रखा है तो आप आसानी से चीज़ों को थोड़ा थोड़ा लगा सकते थे। जैसे कब पाइका विद्रोह आप लगाओगे तो पाइका विद्रोह को पता चल जाएगा कि भाई जगबंधु विद्याधर महापात्र इसके लीडर थे। उसके बाद आप देखोगे बरेली विद्रोह, तो बरेली विद्रोह के जो लीडर थे वो मुफ्ती मोहम्मद एवाज थे। फिर आप बात करते हो सी यानी कि मालाबार विद्रोह की, तो मालाबार विद्रोह आपका हो जाएगा एडाचना कुंगन का। ठीक है, और नाम से भी थोड़ा सा आपको पता लग रहा होगा कुंगन से। और इसके बाद जो आपका सिलहट का विद्रोह था, सिलहट का विद्रोह आप लगाते हो राधाराम में। तो कहीं ना कहीं ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लेकिन ये रिपीटेड था। बट वही है कि थोड़ा सा पढ़ा तो होना ही चाहिए। अब अगर आपको पाइका विद्रोह याद नहीं है कि कौन इसका लीडर कौन था तो आप कर नहीं पाओगे। और ये पाइका विद्रोह वाला आपका जो है ये आपको जगबंधु विद्याधर वाला ये आपको लूसेंट में आसानी से मिल भी जाएगा। इसके अलावा इसके बाद आप बात करते हो इस वाले क्वेश्चन की। इसमें आपको क्रोनोलॉजी में चीज़ें दी गई थी। वेल्लोर का विद्रोह दिया था, यानी कि वेल्लोर की म्यूटनी। उसके अलावा आपको नाना फडनवीस की डेथ का दिया गया था। रिकॉल ऑफ वेलेस्ली, यानी कि वेलेस्ली को जो बुला लिया गया था वापस, वो कब हुआ था। और एंग्लो नेपाली युद्ध यानी कि एंग्लो नेपालीज वॉर, ये 4 चीज़ें दी थी, इनको क्रोनोलॉजी में सेट करना था। अब ये जो 4 एक्टिविटीज़ या चीज़ें दी गई हैं, जो घटनाएँ दी गई हैं, इनमें अगर आपको 2-3 का मालूम है कि इसमें कौन पहले हुआ था, क्या चीज़ बाद में हुई थी, तो कहीं न कहीं आप आसानी से आंसर लगा ले जाओगे। अब इसमें देखो, अगर आपको बहुत ज़्यादा याद ना भी हो तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि इन चारों इवेंट्स में, इन चारों घटनाओं में जो सबसे लास्ट में हुई है वो एंग्लो नेपाली युद्ध हुआ है। ठीक है, एंग्लो नेपाली वॉर जो है वो सबसे बाद में हुआ है, एंग्लो नेपालीज़ वॉर। तो इससे आपको ये पता चल गया कि जो चौथे नंबर है वो सबसे बाद में आएगा। तो इससे आपने जो बी और सी ऑप्शन है उसको आपने हटा दिया। या तो ए सही हो सकता है या फिर डी सही हो सकता है, क्योंकि इसी में चौथे नंबर पे एंग्लो नेपालीज़ वॉर है और ये सबसे बाद में होगा। अब इसके बाद आपने ये देखा कि जो वेल्लोर का विद्रोह है, यानी कि जो वेल्लोर की म्यूटनी है, ये तीसरे नंबर पे हुई थी। यानी कि नाना फडणवीस की मृत्यु और वेलेस्ली को जब वापस बुलाया गया था उसके बाद वेल्लोर का विद्रोह हुआ था, क्योंकि आप उसके ईयर से जान जाते हो, उसका ईयर याद होना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं जब आपने ये चीज़ की तो आपने देख लिया कि 1 होगा, 1 के बाद 4 होगा। तो जैसे ही आपने 1 के बाद 4 लगाया तो उसके पहले फिर आपके जो 2 ऑप्शन है वो किस में आ रहे हैं, ए ऑप्शन में। यानी कि सबसे पहले आपको देखने को मिलता है कि नाना फडणवीस की मृत्यु होती है, उसके बाद में वेलेस्ली को वापस बुला लिया जाता है, उसके बाद में वेल्लोर की म्यूटनी होती है और उसके बाद में एंग्लो नेपालीज वॉर होता है। तो ये जो इवेंट्स हैं, अच्छा इसमें जो वेल्लोर की म्यूटनी है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको मालूम होना चाहिए। एंग्लो नेपालीज वॉर है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और थोड़ा सा अगर आपको ये आइडिया है कि वेलेस्ली को वापस कब बुलाया गया तो कहीं ना कहीं आप आसानी से इस आंसर को कर सकते हो। अगर आपको नाना फडणवीस की मृत्यु का नहीं भी याद है तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इतना तो कम से कम मालूम होना चाहिए। और ये ईजी क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा टफ क्वेश्चन था। हाँ, ये चीज़ है कि ये जो क्वेश्चन जहाँ से पूछा गया है, मतलब जो अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री है या लेट मिडिवल हिस्ट्री है, यहाँ से क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन पूछता है। मराठा एम्पायर से क्रोनोलॉजी पूछता है, इस जो ये टाइम पीरियड है यहाँ से पूछता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन आप जो टॉपिक है, जो थीम है वो इंपॉर्टेंट है, तो उससे आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो रीच में था। लेकिन रियल में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन ये कहीं ना कहीं टफ था, ईजी तो बिल्कुल भी नहीं था। इसके बाद आपका ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, इसमें विलियम ए जे आर्कबोल्ट के बारे में स्टेटमेंट दी गई थी और बोला था कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत टफ क्वेश्चन था, रैंडम क्वेश्चन था। अगर आपने पढ़ा है तो ये आप कर सकते हो, वरना आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, आपने इतना अगर इसको कहीं ऐसे पहले पढ़ा नहीं है तो। अच्छा, इसमें ऑड वन आउट थोड़ा सा लग सकता है, या थोड़ा सा अगर आप तुक्का मारो, थोड़ा सा गैस करो, लेकिन वो वही बात है कि वो एग्जाम हॉल में आपका दिमाग काम कर जाए, उस जगह पे आप ये आपके लॉजिक क्लिक कर जाए, ये थोड़ा सा टफ होता है। घर बैठ करके थोड़ा आसान लगता है, लेकिन एक्चुअल में एग्जाम पेपर में ये चीज़ दिमाग में नहीं आती है। जैसे इसमें जो ऑप्शन था जो सही था वो ये था कि वो लाहौर कॉलेज, लाहौर के प्राचार्य थे।
तो ये जो चीज़ है ये सही नहीं है, ठीक है? ये इसका आंसर होगा। अब वो कहाँ-कहाँ के रह चुके थे? वो राजकीय कॉलेज ढाका के प्राचार्य थे, वो एमएओ कॉलेज यानी कि जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है अलीगढ़ वाला, उसके प्राचार्य थे और इसके अलावा जो म्योर सेंट्रल कॉलेज है इलाहाबाद वाला, उसके प्राचार्य थे। तो ये जो 3 है ये आपके बेसिकली भारत में ही आ जाएँगे, जो आपका उसमें भारत पूरा हुआ करता था, जब इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी। तो उसमें आपका ढाका आ जाता है, उसमें आपका अलीगढ़ आ जाता है, उसमें आपका इलाहाबाद आ जाता है। लेकिन जो लाहौर वाला आता है आपका एरिया, वो कहीं न कहीं आपका जो पंजाब प्रोविंस है, वो पाकिस्तान वाला जो एरिया है, वो आपका आ जाता है। तो कहीं न कहीं वो ऑड वन आउट थोड़ा-सा था, लेकिन वही है कि वो इतना ईज़ी है नहीं। इसके बाद आपका जो ये वाला ऑप्शन है, ये आप कह सकते हो कि थोड़ा-सा इंपॉर्टेंट थीम थी, तो ये जनरली लोगों ने ढंग से पढ़ा होता है, तो उससे बेसिस पे ये सही हो जाता है। इसमें जो आपका 2 स्टेटमेंट दी गई थी, एक असर्शन दिया गया था, रीज़न दिया गया था। असर्शन में कहा गया था कि जो प्रारंभिक राष्ट्रवादी थे, उनमें से अधिकांश को ये लगता था कि जो ब्रिटिश रूल है, वो ईश्वरीय देन है, भगवान की दी हुई मतलब एक होता नहीं है कि किस्मत की चीज़ है, भगवान की वो डेस्टिनी है, उसके थ्रू ये चीज़ें हो रही हैं और उनका जो ब्रिटिश हैं, जो अंग्रेज़ हैं, उनका उद्देश्य ये है, उनका ऑब्जेक्टिव है कि मॉडर्नाइज़ेशन किया जाए, यानी कि आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया जाए। और उनकी जो शिकायत है कि वो केवल ये थी कि इंडिया में जो अंग्रेज़ों का शासन है, जो अन-ब्रिटिश राज वाली चीज़ है, केवल वो चीज़ थी। ठीक है? तो कहीं न कहीं इसमें व्याख्या भी सही करता है और जो रीज़न है वो बिल्कुल सही दिया गया है। तो ये जो थीम है पूरा मतलब ये जो पूरा टाइम पीरियड है, जो ब्रिटिश रूल वाला जो चल रहा था, ये कहीं न कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो पर्सनैलिटीज़ आती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने अगर कोई किताब वगैरह लिखी है तो वो इंपॉर्टेंट है। कोई अगर मूवमेंट चलाई है तो वो इंपॉर्टेंट है। कोई अगर पार्टी बनी है तो उसमें जो फाउंडिंग मेंबर हैं, वो देखने होते हैं। तो ये पूरा टाइम पीरियड क्योंकि इंपॉर्टेंट था क्योंकि स्वतंत्रता के लिए लड़ाई हो रही थी, तो छोटे-छोटे कई सारे मूवमेंट हुए, कई सारी पार्टी बनी, तो कहीं न कहीं उस लिहाज से आपने ये पढ़ा होता है तो आप कर ले जाते हो।